गाइस आज हम इस वीडियो में करेंगे N2311 का नेक्स्ट टॉपिक जो कि मस्टर्ड की पेस्ट है मस्टर्ड जो तिलहन है जिनसे ऑयल निकलता है। तो जो ऑयल क्रॉप्स हैं उनके पेस्ट के बारे में करेंगे हम। तो फर्स्ट जो है वो हमारे पास है मस्टर्ड एफिड्स या जिसे महू कहते हैं। मस्टर्ड एफिड्स जिसको अदर नेम लाही, तेला या चेपा मावा एक्सेट्रा नामों से जाना जाता है। जब बात करते हैं हम इसके क्लासिफिकेशन की तो ये क्लास फाइलम आपको पता ही है, सभी चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। तो ऑर्डर इसका हेमिप्टेरा, सब ऑर्डर होमोप्टेरा और फैमिली इसकी आर्फिडिडी। तो जब इसके हम होस्ट प्लांट की बात करते हैं कि इसका जो होस्ट प्लांट है वो होस्ट प्लांट है। तो सबसे पहले तो जब इसका नाम ही है कि मस्टर्ड एफिड, तो इसका होस्ट प्लांट कौन सा होगा? होस्ट प्लांट इसका होगा फर्स्ट मस्टर्ड या सरसों जिसे कहते हैं। अदर इसके होस्ट प्लांट्स हैं वो मूली, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, बंद गोभी, शलगम, राई एक्सेट्रा जो प्लांट्स हैं, जो फसल है वो इसके होस्ट प्लांट्स होते हैं। बात करते हैं हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो इंडिया में ये लगभग सभी स्टेट्स में पाया जाता है, बट मेनली जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात आदि और राजस्थान में पाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी जो डैमेज है वो किस प्रकार होती है, या जो ये इंसेक्ट है किस प्रकार जो क्रॉप को डैमेज करता है। तो ये नवंबर के लास्ट से लेकर दिसंबर के फर्स्ट वीक के बीच में ये दिखाई देने लग जाता है। और जब फरवरी आती है, जब तक मतलब लास्ट नवंबर से दिसंबर तक दिखाई देता है, और जब तक फरवरी आती है, फरवरी के आने तक इसकी जो संख्या है वो मैक्सिमम हो जाती है। और इस इंसेक्ट की दोनों स्टेज है, जो इसका फ्रूट है और जो इसका शिशु है, निम्फ है जो इसका, और सेकंड जो इसका फ्रूट है, एडल्ट, दोनों ही क्या करते हैं फसल को खाने पहुंचाते हैं। और इसमें चूसने और काटने वाले माउथ पार्ट्स पाए जाते हैं। ये जो इंसेक्ट है वो सिर्फ रूट्स को छोड़कर, प्लांट्स की जो रूट्स हैं उसको छोड़कर सारे पूरे प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं उससे रस चूसते हैं, और जो प्लांट्स है उस पर स्थायी रूप से चिपके हुए रहते हैं। और अधिक प्रकोप ये तने के मुलायम भाग और फलियों पर होते हैं। मीन्स क्या है कि जो ये खाते हैं, तने के जो सॉफ्ट पोर्शन है और जो फलियां हैं उसको खा जाते हैं, उस पर ये प्रकोप अधिक फैलाते हैं। और इस इंसेक्ट का प्रकोप होने से क्या होता है कि जो प्लांट्स है नेचुरल से पाता है, जब उसका रस चूस लेते हैं तो उस प्लांट का जो ग्रोथ है या जो उसकी मतलब बढ़ना रुक जाता है, और उसके जो पौधे हैं वो पीले पड़कर सूख जाते हैं ना। पीले हो गए, सूख गए तो क्या हो जाएगा, वो फसल खराब है ना, उसमें शाखाएं भी नहीं निकलेंगी। और ये जो इंसेक्ट है ये अपनी बॉडी से मधुस्राव सीक्रेट करते हैं, जो क्या है ब्लैक फंगस को इन्फेक्शन के लिए इनवाइट करने वाली बात हो जाती है ना। अगर मधुस्राव होगा वहाँ पर जो काले रंग के कवक है, ब्लैक कवक जो होते हैं उसका संक्रमण हो जाता है। तो उस कारण जो ये प्लांट्स है इसके ऊपर जगह जगह पर ब्लैक कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। और ऐसे जो प्रकोपित फसल हो जाती है उसमें फलियां भी कम लगती हैं, और जिसमें तेल की मात्रा में भी कमी आ जाती है। और जो मधुस्राव है उस पर चींटियां और मधुमक्खियां भी आकर्षित होती हैं, जिससे जो इस एफिड्स को खाने वाले जो अन्य अदर जो इंसेक्ट होते हैं वो इसके पास नहीं आ सकते, और इससे क्या होता है इस एफिड को प्रोटेक्शन मिल जाती है और इनकी संख्या रेगुलर बढ़ती रहती है। और इस प्रकार ये जो चींटियां और एफिड्स के साथ साथ रहने को कॉम्नेजलिज्म भी कहते हैं, भाया सहयोग भी कहते हैं। ये पहले भी अगर आपने कभी पढ़ा हो तो जब हम
पैरासिटिज्म, कॉम्युनलिज्म, ये सब पढ़ते हैं तो उसमें एक एग्जाम्पल इसका भी आता है कि एफिड्स और इसका चींटियों का, है ना। तो चींटियाँ और जो एफिड्स हैं ये साथ साथ रहते हैं। और यदि ये ऐसी कंडीशन है कि जो फसल की बुआई है वो देर से की गई हो और छोटी फसल हो, उस समय इस इंसेक्ट की संख्या मैक्सिमम हो चुकी है, तो उस कंडीशन में जो फसल है वो पूरी तरह से ही नष्ट हो जाती है। साधारणतः क्या होता है, दिसंबर और जनवरी में अगर बादल छाए रहे या थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो और हवाएं चल जाएं, जिससे क्या होता है एनवायरनमेंट में नमी हो जाती है और इस कीट का जो प्रकोप है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। और जिससे क्या है कि फसल को 50% तक की क्षति हो सकती है। और फरवरी के लास्ट वीक तक इनकी जो संख्या है, इंसेक्ट की जो संख्या है, पहले क्या होता है फरवरी में तो ये बढ़ जाती है ना, फरवरी में बताया कि ये संख्या बढ़ती है। फिर जब अगेन फरवरी का लास्ट होता है तो इसकी संख्या कम होने लगती है और मार्च के अंतिम तक ये लगभग न के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी लाइफ साइकिल की। इसका लाइफ साइकिल कैसा है, तो इसका जो लाइफ साइकिल है वो मैदानी भागों में और पहाड़ी भागों में अलग अलग प्रकार से रहता है। या दोनों जो एरिया है, प्लेन एरिया और जो पहाड़ों का एरिया, उसमें इस इंसेक्ट की जो लाइफ साइकिल है उसमें वेरिएशंस पाई जाती है। अब ये बिल्कुल सरप्राइजिंग सी बात है, बिल्कुल डिफरेंट है कि जब मैदानी भागों में जो फीमेल इंसेक्ट अंडे नहीं देती, डायरेक्ट शिशुओं को जन्म देती है, मीन्स निम्फ को जन्म देती है। और इसमें दो ही अवस्थाएं मिलती है, पहली क्या हुई शिशु और सेकंड हुई एडल्ट। जबकि पहाड़ी भागों में क्या होता है, तीन अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिसमें पहला एग होता है, सेकंड शिशु या निम्फ और थर्ड इसमें एडल्ट स्टेज पाई जाती है। मैदानी भागों की जब बात करें तो ये इंसेक्ट क्या होता है, नवंबर दिसंबर के महीने में सरसों के पौधों पर दिखाई देते हैं। कब दिखाई देते हैं, जब नवंबर और दिसंबर होता है सॉरी, तो सरसों की पौधों पर दिखाई देते हैं। और इनमें क्या होता है, जो फीमेल इंसेक्ट होती है उनकी संख्या अधिक होती है और ये फीमेल्स क्या डायरेक्ट ही निम्फ को या शिशुओं को जन्म देती हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, ओवोविविपैरिटी तथा कीटों को ओवोविविपैरस कहते हैं। ओवोविविपैरस किसको कहते हैं, जो एग भी दे सकते हैं और शिशु भी पैदा कर सकते हैं। तो ऐसे कैरेक्टर जिनमें होते हैं उनको ओवोविविपैरस कहते हैं। तो ये जो फीमेल इंसेक्ट है ये दो प्रकार से जो है निम्फ को जन्म देती है या शिशुओं को जन्म देती है। दो प्रकार से शिशु जन्म लेते हैं, एक तो होता है कॉपुलेशन क्रिया के बाद और सेकंड होता है पार्थोजेनेसिस के द्वारा। एक क्रिया कौन सी होती है जिसमें पॉपुलेशन या मैटिंग प्रोसेस के बाद शिशुओं को जन्म दिया जाता है, और दूसरा पार्थोजेनेसिस या अनिषेक जनन के द्वारा शिशुओं को जन्म दिया जाता है। तो थोड़े ही टाइम में, थोड़े ही समय में इनकी जो संख्या है वो बढ़ जाती है और जो शिशु है वो 3 से 7 दिन के अंदर ही रोड में बदल जाते हैं, एडल्ट इंसेक्ट बन जाते हैं। बहुत ही कम दिन हुए ना, 3 to 7 डेज में ही एडल्ट में बदल जाते हैं और ये फिर से बच्चे देना या शिशु का जन्म शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, फरवरी में ये इन पंख युक्त हो जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर चले जाते हैं और मैदानों में इनकी कई पीढ़ियां मिलती हैं। पंख युक्त जो महू होते हैं उसे एलेट कहते हैं। अब ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, ये मॉर्फोलॉजी करेक्टर हो गई कि जिसमें एक तो पंखहीन हो गए, एक पंख जो पंख वाले उसे एलेट कहते हैं। अब पहाड़ी भागों में जब बात करते हैं तो इसमें लाइफ जो साइकिल है उसमें यूरोपीय देशों की तरह इसका लाइफ साइकिल चलता है, जिसमें
कई विभिन्न रूपताएं पाई जाती है, मीन्स पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है, जो जैसे निम्न प्रकार से होता है। फर्स्ट है फंडा ट्राइसिटीज। फंडा ट्राइसिटीज ये पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं हम इसमें। तो जब सर्दी होती है तो सर्दी में जब नवंबर से जनवरी तक क्या होता है, ये जो इंसेक्ट है एग देते हैं और एग की अवस्था में ही रहते हैं। उसके बाद जब सर्दी कम होने लगती है तो ये अंडे हैच होकर फूट जाते हैं और इसमें से फीमेल इंसेक्ट निकलते हैं। इन फीमेल इंसेक्ट्स को फंडेट्रिक्स कहते हैं। फंडेट्रिक्स, फंडा ट्राइसिस है ना ये, तो फंडेट्रिक्स भी इनकी जो फीमेल्स बनती हैं उनको कहते हैं। ये जो फीमेल्स होती हैं ये विदाउट पॉपुलेशन या विदाउट मैटिंग प्रोसेस के ही शिशुओं को जन्म देती हैं और इनमें एक ही पीढ़ी पाई जाती है। सेकंड हमारे पास है फंडा ट्रेजिनी। तो इसमें जो फीमेल्स होती हैं वो जिन शिशुओं को उत्पन्न करती हैं वो सभी शिशु एक सप्ताह में ही पंख विहीन होकर मादाओं में बदल जाते हैं और फिर ये बिना कॉपुलेशन के या बिना मैटिंग के ही पार्थोजेनेसिस की क्रिया द्वारा शिशुओं को जन्म देती है। इन्हें फंडा ट्रेजिनी कहते हैं। अब पॉलीमॉर्फिज्म क्या हुआ, अलग अलग रूप। एक हमने ये पढ़ा है, सेकंड हम पढ़ रहे हैं फंडा ट्रेजिनी। तो इस प्रकार की जो फीमेल है वो फंडा ट्रेजिनी कहलाती हैं और ये इनकी जो प्रारंभिक जो होस्ट प्लांट होता है, प्राइमरी जो होस्ट है उस पर इसकी 3 पीढ़ियां मिलती हैं। फर्स्ट वाले की तो 1 पीढ़ी मिलती थी, इसकी हमारे पास 3 पीढ़ियां मिलती हैं। थर्ड वन हम पढ़ते हैं माइग्रेंट्स। तो जब बसंत ऋतु आती है, सर्दी खत्म होने लगती है और ग्रीष्म ऋतु शुरू होने पर होती है तो फंडा ट्रेजिनी जो फीमेल्स है वो पार्थोजेनेसिस की क्रिया द्वारा शिशुओं को जन्म देती है जो पंख युक्त मादाओं में परिवर्तित होते हैं। पहले वाले में क्या था, पंखहीन थे। अब इसमें पॉलीमॉर्फिज्म हुआ ना, ये अलग हो गई। अब इसमें क्या है, फंडा ट्रेजिनी में एक में तो पंखहीन हो जाते हैं 1 सप्ताह में और दूसरे में क्या है कि पंख युक्त फीमेल्स बनती हैं जो गर्म स्थान से उड़कर ठंडे स्थानों में चली जाती है। जो पंखहीन होती है वो तो हो नहीं सकती और ये क्या होती है, पंख युक्त अडल्ट फीमेल्स होती हैं जो ठंडे स्थानों पर चली जाती हैं और सेकेंडरी होस्ट पर अपनी लाइफ को स्पेंड करती हैं। इन फीमेल्स को माइग्रेंट्स कहते हैं। माइग्रेंट्स क्या हुआ, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है वो माइग्रेंट्स कहलाता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ एलाइली निकोली। एलाई निकोली कौन सी होती हैं, जो माइग्रेंट्स फीमेल्स होती हैं जो सेकेंडरी होस्ट प्लांट्स पर अपने शिशुओं को जन्म देती हैं और वो क्या होते हैं, पंख विहीन मादाओं में बदलते हैं। जन्म तो शिशुओं को देंगे और शिशुओं की जब डेवलपमेंट होती है, जब इसकी ग्रोथ होती है तो किसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि पंख खत्म हो जाता है और किसी कंडीशन में पंख रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, पंखहीन मादाओं में बदल जाते हैं और ये जो फीमेल्स होती हैं इन्हें क्या कहते हैं, एलाई निकोली। अब ये देखो पंखहीन मादाएं और इन्हें क्या कहते हैं, एलाई निकोली कहते हैं। किसको, जो माइग्रेंट्स जो फीमेल है वो शिशुओं को जन्म देती हैं। कहाँ पे, सेकेंडरी होस्ट प्लांट पे, पहाड़ों की तरफ उड़ जाती है ना ठंडे स्थान पे, वहां जाके शिशुओं को जन्म देती है और वो शिशु फिर पंखहीन मतलब जिसमें पंख नहीं पाए जाते वैसी फीमेल्स में बदल जाते हैं तो उन्हें क्या कह देते हैं, एलाई निकोली। और ये स्वभाव में फंडा ट्रेजिनी की तरह ही होती है। ये जो फीमेल्स होते हैं जिसे एलाई निकोली कहते हैं, इनका जो नेचर है वो फंडा ट्रेजिनी की तरह ही होती है। और सिर्फ इसमें डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं, जो फंडा ट्रेजिनी है वो प्राइमरी होस्ट प्लांट पर अपने लाइफ को स्पेंड करती है, जबकि एलाई निकोली जो फीमेल्स हैं वो सेकेंडरी होस्ट प्लांट पर लाइफ को स्पेंड करती हैं। और फंडा ट्रेजिनी फीमेल्स की तरह इनमें भी कई पीढ़ियां पाई जाती हैं जो गर्मियों भर चलती रहती हैं, गर्मियों भर इनकी पीढ़ियां चलती रहती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सोपारी। अब सेक्सोपारी क्या, कौन से वाले इंसेक्ट होते हैं,
कि जब सर्दियां शुरू होती हैं तो एलाइन कोली फीमेल से पार्थोजेनेसिस द्वारा सीधे शिशु पैदा होते हैं। पार्थोजेनेसिस में क्या होता है, विदाउट पॉपुलेशन या मैटिंग प्रोसेस के शिशुओं का जन्म होना, या उसको अनिषेक जनन भी कहते हैं। तो उससे क्या होता है, जो शिशु पैदा होते हैं वो पंख युक्त माताओं में बदलते हैं। अब देखिए कि इसमें क्या है कि जब सारी डेवलपमेंट हुई है तो सारी की सारी फीमेल्स ही बनती है। जब पार्थोजेनेसिस से जो इंसेक्ट प्रोड बनता है वो फीमेल ही होती है। तो पहले वाले में क्या था, लाइन इक्वाली में पंखहीन थी। अब सेक्सोपारी में क्या है, पंखयुक्त जो फीमेल्स बन जाती हैं वो अपना सेकेंडरी होस्ट पर एक पीढ़ी मिलती है। एक पीढ़ी कहाँ होती है उसकी, सेकेंडरी होस्ट पर, मतलब जब ये पंख विहीन और पंख युक्त जो फीमेल बनती है वो शिशुओं को जन्म कहाँ देती है, अपने सेकेंडरी होस्ट प्लांट पर, और उसके बाद वहां से उड़कर ये प्राइमरी होस्ट प्लांट पर पहुंच जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, एक पीढ़ी मतलब एक बार वो अपने शिशुओं को जन्म कहाँ देती है, सेकेंडरी होस्ट प्लांट पर, और नेक्स्ट टाइम वो वहां से उड़कर अपने प्राइमरी होस्ट प्लांट पर चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्सुअल्स। अब ये सेक्सुअल्स कौन सी फीमेल्स होती हैं, ये जो प्राइमरी होस्ट प्लांट पर शिशु में उत्पन्न होते हैं और दोनों ही मतलब मेल में भी और फीमेल इंसेक्ट में बदल जाते हैं। ये कौन से होते हैं, जो फीमेल्स द्वारा प्राइमरी होस्ट प्लांट पर शिशु उत्पन्न होते हैं, और अब ये जो शिशु है दोनों में बदलते हैं। पहले अब तक हमने पढ़ा 5 टाइप में कि इसमें क्या था, फीमेल्स ही बनती थी। अब इसमें मेल और फीमेल दोनों इंसेक्ट बनते हैं, दोनों इंसेक्ट में रोड बन जाते हैं। और इसमें जो फीमेल मेल कीट होता है उसके तो पंख पाए जाते हैं, जबकि जो फीमेल होती है वो पंख विहीन होती है। सेक्सुअल्स में दोनों बने, नर भी और मादा भी, और जो नर है उसके अंदर पंख होते हैं और जो फीमेल है वो पंख विहीन होती है। और ये जो फीमेल और मेल है ये मैटिंग प्रोसेस करते हैं या कॉपुलेशन की क्रिया करते हैं, जिसमें जो फीमेल इंसेक्ट है कॉपुलेशन की क्रिया के बाद प्राइमरी होस्ट प्लांट पर एग्स देती है। चेंज होगी ना कंडीशन, अब तक शिशुओं का जन्म हो रहा था और अब क्या है, किसका हो रहा है, एग्स दिए जा रहे हैं, एग लेइंग की जा रही है। और ये जो एग है वो पूरी सर्दियों में ऐसे ही निष्क्रिय पड़े रहते हैं, और जब सर्दियां खत्म होने लगती हैं या बसंत ऋतु जब आती है तो ये एग फूटते हैं और इनसे फंडाट्राइसिस फीमेल्स निकलती हैं। और इनका जो लाइफ साइकिल है वो पूरे साल चलता रहता है, और लगभग कितनी मिलती हैं, 16 पीढ़ियाँ, 16 जातियाँ मिलती हैं। अब हमारे पास दो कंडीशन है ना, एक तो डायरेक्ट ये है कि जो निम्फ है, निम्फ होता है, निम्फ से एडल्ट बनता है, ठीक है सब। और एक निम्फ में दो तरह से होता है ना, निम्फ में 3 से 7 डेज में एडल्ट बना, एडल्ट से एक दिन में फिर क्या हुआ, निम्फ बना। तो ये जो लाइफ साइकिल है ये रेगुलर पूरे साल चलती रहती है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है, और जो लाइफ साइकिल कंप्लीट कब होता है, 4 से 8 दिन में। और इनकी जनरेशन कितनी थी, बहुत सारी जनरेशन है ना, अब मोर देन 1 2, तो इसमें लगभग 16 पीढ़ियां मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी जो एडल्ट है वो किस प्रकार के होते हैं। वो पंख युक्त भी हो सकते हैं और पंख, हम दोनों केस में देखते हैं ना, पहले जो फीमेल्स बनी थी वो कुछ कंडीशन में उनमें पंख पाए जाते थे, कुछ में वो पंखहीन थी, और किसी कंडीशन में केवल फीमेल्स ही बनती थी। अभी एक कंडीशन जिसमें 3 इसकी अवस्थाएं पाई जाती हैं, एग और न्यूफ और एडल्ट, उसमें मेल और फीमेल दोनों ही बनते हैं। तो एडल्ट की जब बात करते हैं तो इनका जो शरीर है वो लगभग 1/10 सेंटीमीटर लंबा और ग्रे कलर का होता है। इसमें संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं, और जो दोनों जोड़ी जो पंख होते हैं वो पारदर्शक या ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, इसके जो लास्ट जो खंड है उस पर एनस पाया जाता है, जिससे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और मधुस्राव
सीक्रेट किया जाता है, जो कि फंगल इन्फेक्शन के लिए उत्तरदायी रहता है, या चींटियां भी उसके अट्रैक्शन से उस प्लांट पर आ जाती हैं और एफिड की प्रोटेक्शन हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसका जो नियंत्रण है या इसका जो कंट्रोल है, इसका जो मैनेजमेंट है, हम किस तरह कर सकते हैं। एक तो कंडीशन ये है कि हम प्रिकॉशन क्या रखें या उसकी बुआई किस तरह करें कि जिससे इस इंसेक्ट का प्रकोप कम हो या न हो, और यदि प्रकोप हो गया है तो उसको हम किस प्रकार के केमिकल्स या दवाओं से ट्रीट कर सकते हैं। हम नियंत्रण की जब बात करते हैं तो उसमें क्या है कि जो सरसों की ऐसी जातियों या ऐसी किस्मों को बोना चाहिए जो जल्दी पक जाएं ना, जिससे क्या हुआ उसकी बुआई भी जल्दी कर दें, और वो जिस समय नवंबर दिसंबर में इन इंसेक्ट का प्रकोप होने के चांसेस होते हैं, तब तक ये पौधे काफ़ी बड़े हो जाते हैं और इसके अटैक को सहन कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो प्रतिरोधी किस्में हैं, जैसे AGH4, टाइप 101 आदि बोनी चाहिए, जिससे क्या है इसका प्रतिरोधी किस्में अगर हम बोते हैं तो उस पर इसका कीट का प्रकोप नहीं होता। और जिस समय इसका अगर इस कीट का प्रकोप यदि फसल पर हो गया है तो हम इसमें मालाथियन 5% डस्ट, कार्बारिल 10% डस्ट और फेनिट्रोथ्रियन 5% डस्ट की 25 एंड 20 किलोग्राम जो मात्रा है इसका यूज़ इसका ट्रीटमेंट में कर सकते हैं। या फिर क्या कर सकते हैं, रोगोल, क्यूनलफास, फार्मोथियन, मिथाइल डेमाटन, मालाथियन, क्लोरपायरिफास आदि का छिड़काव भी फसलों पर कर सकते हैं, जिससे इन फसल पे कीट का प्रकोप को हम मैनेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्या होता है कि यदि बुआई के 1 महीने बाद 3% कार्बोफुरन ग्रेन्युल्स की 33 किलोग्राम या 10 किलोग्राम 4 mg की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में पौधों की जड़ों के पास मिला देते हैं, जिससे क्या होता है फसल की सुरक्षा हो जाती है। और क्या कर सकते हैं हम कि जो पीले चिपचिपे गंधपाश येलो स्टिकी ट्रैप 1 हेक्टेयर खेत में 12 की दर से पंखयुक्त माहू जो एफिड्स हैं की संख्या जानने के लिए हम लगा सकते हैं, जिससे में ये आइडिया हो जाता है कि इस खेत की जो जगह है या इस खेत में एफिड्स के जो इंसेक्ट्स हैं उनकी नंबर कितनी है, और उससे आइडिया होगा कि उसका अटैक कहाँ तक हो सकता है। और 3% नीम के तेल का छिड़काव भी कर सकते हैं। और हमेशा की तरह एक जो इसका बड़ा पॉपुलर जो तरीका है वो है कि इसका जो प्राकृतिक शत्रु है जैसे लेडी बर्ड बीटल है, क्राइसोपा है और सिरफीड मैगट है, इनको हम खेतों में रख सकते हैं, जिससे क्या है कि इन इंसेक्ट को ये खा जाते हैं। अब ये क्राइसोपा जो है इसे एफिड लॉयन भी कहते हैं। एफिड लॉयन मीन्स इसको ये मार देता है, एफिड लॉयन। तो नेक्स्ट जो है इस नेक्स्ट वीडियो में हम मस्टर्ड की सॉफ्लाई करेंगे, मस्टर्ड की आरा मक्खी।